हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन जीके विद्यालय चैनल। तो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो हम जीके के टॉप 20 क्वेश्चन करेंगे हर बार की तरह, जो कि आने वाले आपके दिल्ली पुलिस, बिहार एसआई, यूपी एसआई और सीएचएसएल के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये सभी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पहले इसे इससे पहले मैं 6 पार्ट स्टैटिक जीके का बना चुका हूं, जो कि काफ़ी अच्छे लेवल के सभी क्वेश्चन हैं और एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो फ्रेंड्स जाके आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे फ्रेंड्स। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किस बौद्ध समिति में बौद्ध धर्म दो भागों में बंट गया था? यानी कि जो बौद्ध धर्म है ये दो भागों में बंट गया था, कौन सी समिति में? पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? तो दोस्तों, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, चौथी बौद्ध समिति में। चौथी बौद्ध समिति दोस्तों ये कब हुई थी? चौथी बौद्ध समिति दोस्तों ये हुई थी 72 एडी में। 72 एडी में दोस्तों टोटल 4 समितियां हुई हैं। मैं इसको बता देता हूँ कब 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 हुई हैं। एक 483, 383, 250 और 72 एडी, ये सब बीसी में हुई हैं। तो किनके किनके समय में कहाँ कहाँ हुई हैं, तो कहाँ कहाँ में ये ट्रिक याद रखना। रा, व, पा, कु, यानी कि राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलग्राम। और इनके जो ऑर्गेनाइजर कौन कौन थे, इसका भी ट्रिक है दोस्तों। अका अक, अजात शत्रु, काला शोक, अशोक और कनिष्क। तो दोस्तों ये ट्रिक है काफ़ी अच्छी, याद रखना। आपको सभी समितियां याद हो जाएंगी और इनके जो ऑर्गेनाइजर वो भी याद हो जाएंगे। तो दोस्तों, पहले जो चौथी समिति थी इसमें क्या है, जो बौद्ध धर्म है ये दो भागों में बट गया था। कौन कौन से? एक था हीनयान और एक था महायान। क्या था दोस्तों? एक था हीनयान, एक था और महायान। हीनयान जो कि श्रीलंका वगैरह में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, एक है महायान। महायान जो चाइना चाइना जापान कोरिया में ये बहुत ज़्यादा चलता है ये धर्म। दोस्तों याद रखना। अगर मैं आपको पहली समिति की बात करूँ तो पहली समिति जो बुद्ध की जो टीचिंग थी वो दो भागों में बट गई थी, यानी कि एक विनय पिटक, दूसरा सुत पिटक। टोटल 3 पिटक है दोस्तों। एक तीसरा कौन सा? अभिधम्मा पिटक जो तीसरी समिति में बना था। दोस्तों सबसे बड़ा पिटक कौन सा है? सुत पिटक है। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चेयरमैन बने थे? यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के चेयरमैन जो सुभाष चंद्र बोस हैं, ये कब बने थे दोस्तों पहली बार? 1937, 1938, 1939 या 1940? तो दोस्तों सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो अच्छे से लगाइए सभी क्वेश्चन। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 1938 हरिपुरा में। कहाँ पे? हरिपुरा में। अगर मैं 1937 की बात करूँ, 1937 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों जो 1939 में इसमें इस टाइम भी सुभाष चंद्र बोस ही क्या थे? आईएनसी के चेयरमैन बने थे सुभाष चंद्र बोस। परंतु गांधी जी इसके अगेंस्ट थे, तो सुभाष चंद्र बोस ने क्या है ये फिर पद छोड़ दिया। तो मतलब कि गांधी जी किसके फेवर में थे? पट्टाभी सीतारमैया के फेवर में थे दोस्तों। बट यहाँ पे जो सुभाष चंद्र बोस ने क्या है ये पद छोड़ दिया। फिर कौन बना दोस्तों यहाँ पे? राजेंद्र प्रसाद बने। 1940 में कौन आईएनसी का अध्यक्ष दोस्तों? अबुल कलाम आजाद। कौन? अबुल कलाम आजाद। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। जब साइमन कमीशन नियुक्त किया गया था तब वायसराय कौन थे? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइमन कमीशन 1928, याद रखना। साइमन कमीशन 1928। तो इस समय वायसराय कौन था? साइमन कमीशन दोस्तों हम व्हाइट कमीशन के नाम से भी जानते हैं, व्हाइट कमीशन नाम से, क्योंकि इस कमीशन में कोई भी अंग्रेज नहीं था। टोटल 7 मेंबर थे इस कमीशन में, 7 के 7 कौन थे? अंग्रेज थे। तो उस समय दोस्तों वायसराय कौन था? वायसराय था दोस्तों उस समय ऑप्शन डी, लॉर्ड इरविन। 1926 से लेके कब तक रहे थे? 1931 तक रहे थे।
1926 से लेकर दोस्तों कब तक रहे थे? 1931 तक। कौन रहा था ये? लॉर्ड इरविन। अगर लॉर्ड रीडिंग की बात करें दोस्तों, लॉर्ड रीडिंग कब थे? 1921 से लेके 1926 तक। 1921 से 1926 तक लॉर्ड रीडिंग थे। वेलिंगटन कब थे दोस्तों? वेलिंगटन लोग 1931 से लेकर 1936 तक। लिथिगो 1936 से 1944 तक। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक कौन थे? विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक कौन थे? देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, विरूपाक्ष या कृष्ण देवराय? विजयनगर। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी दोस्तों? हरिहर बुक्का। हरिहर और किसने? बुक्का ने 13वीं शताब्दी में, 1376 के आसपास 13वीं शताब्दी में। इसकी राजधानी क्या थी दोस्तों? हम्पी, जो कि कर्नाटक में है। हम्पी इसकी राजधानी थी। और भाषा क्या थी? राष्ट्रभाषा इनकी राजभाषा तेलुगु थी। तेलुगु। दोस्तों जो देवराय प्रथम था, इसके समय कौन सा जो कहते हैं फॉरेन ट्रेवलर आया था? निकोल कॉन्टी। निकोल कॉन्टी। निकोल कॉन्टी। देवराय द्वितीय के समय कौन आया था दोस्तों? अब्दुल रजाक। अब्दुल रजाक याद रखना दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट था ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत में सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? यानी कि भारत में सबसे ज्यादा कौन सा उद्योग चलता है? वस्त्र, सीमेंट, इस्पात या ऑटोमोबाइल? तो यहाँ आंसर रहेगा ऑप्शन सी, इस्पात। इस्पात यानी दोस्तों स्टील। इन चारों में से यानी कि सबसे बड़ा उद्योग इंडिया में कौन सा है? स्टील। अगर मैं पूरे वर्ल्ड की बात करूँ तो पूरे वर्ल्ड में जो इंडिया है वो दूसरे नंबर पे है स्टील बनाने में। तो पहले नंबर पे कौन है दोस्तों? पहले नंबर पे है चीन। पहले नंबर पे कौन है? चीन है। तीसरे नंबर पे कौन है? जापान। तीसरे नंबर पे जापान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध की सेवा में किसने राजवैद्य जीवक को भेजा था? यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा शासक था जिसने महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए अपना राजवैद्य जीवक को भेजा था? बिंबिसार, बृहदत्त, अजातशत्रु या उदयन? तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, बिंबिसार। बिंबिसार। बिंबिसार को महात्मा बुद्ध का समकालीन मानते हैं। तो बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध के लिए अपना राजवैद्य जीवक को भेजा था। जो बिंबिसार कौन है दोस्तों? ये मगध वंश का संस्थापक है। मगध वंश का संस्थापक था। इसका पुत्र क्या नाम था दोस्तों? बिंबिसार के पुत्र का नाम अजातशत्रु, और अजातशत्रु के पुत्र के नाम का क्या था दोस्तों? उदयन था। बिंबिसार की राजधानी क्या थी दोस्तों? पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र थी। अगला क्वेश्चन करते हैं, रत्नावली की रचना किसने की थी? रत्नावली जो किताब है इसकी रचना किसने की है? बाणभट्ट, हर्षवर्धन, कालिदास या जयद्रथ? दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो ये काफी आसान लगेगा, अदरवाइज थोड़ा सा आपको मतलब कि पजल कर सकता है। तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों, रत्नावली किसने लिखी है? हर्षवर्धन ने। किसने? हर्षवर्धन ने। टोटल 3 किताब लिखी हैं, प्रियदर्शनी, नागनंदा और रत्नावली। काफी आसान है। ये तो ट्रिक बन गया दोस्तों। ये देखो, पी एन आर प्रियदर्शना, प्रियदर्शना, नागनंदा और रत्नावली। ये किसने लिखी है? तीनों हर्षवर्धन ने लिखी है। जो दोस्तों बाणभट्ट है ये हर्षवर्धन के दरबारी है। तो इसने क्या लिखी है? हर्ष चरित्र लिखी है। हर्ष चरित्र। हर्षवर्धन का टाइम पीरियड क्या दोस्तों है? 606 ईस्वी। पुष्यभूति वंश से संबंधित है ये। अगला क्वेश्चन करते हैं, होयसल वंश की राजधानी का क्या नाम था? ये थोड़ा डिफरेंट सा क्वेश्चन है। होयसल वंश की राजधानी का क्या नाम था? तैलब द्वितीय, द्वार समुद्र, वातापी या मुंगेर? अगर दोस्तों आपको इसका आंसर नहीं है तो आप एलिमिनेट करके भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे मैं बताऊं, तैलेब। जो तैलेब द्वितीय है दोस्तों, ये किसकी राजधानी है? ये चालुक्य वंश की राजधानी है। चालुक्य कल्याणी। चालुक्य दो थे, चालुक्य कल्याणी और चालुक्य वातापी। तो चालुक्य कल्याणी की राजधानी क्या थी? तैलेब द्वितीय। और वातापी, वातापी किसकी है? चालुक्य वातापी की राजधानी है। मुंगेर किसकी है दोस्तों? पाल वंश की राजधानी। पाल वंश की राजधानी क्या है? मुंगेर है। तो क्या ऑप्शन बचा दोस्तों?
द्वार समुद्रम, द्वार समुद्रम किसकी राजधानी है? होयसल वंश की। होयसल वंश का संस्थापक कौन है दोस्तों? विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन याद रखना दोस्तों, विष्णु करके याद रखना, विष्णुवर्धन। अगला क्वेश्चन करते हैं, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल संस्थापक कौन था? बहादुर शाह द्वितीय, जहांदार शाह, मोहम्मद शाह या फारूक शियार? तो दोस्तों जो मयूर सिंहासन था ये किसने शुरू किया था? इसकी स्थापना किसने की थी? शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने शुरू किया था दोस्तों। तो अंतिम मुगल कौन था मयूर शासन बैठने वाला? तो इसका आंसर ऑप्शन रहेगा इसका सी, मोहम्मद शाह। कौन बैठा दोस्तों लास्ट? मोहम्मद शाह, जिसको नादिर शाह बाद में लुट के ले गया था। अगर मैं बात करूं कि सबसे अंतिम मुगल शासक कौन था, तो उसका आंसर रहेगा बहादुर शाह द्वितीय, जिसने 1857 के क्रांतिकारी विद्रोह में भाग लिया था और बाद में अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके से रंगून भेज दिया था। दोस्तों मोहम्मद शाह को हम रंगीला भी कहते हैं, क्या कहते हैं? रंगीला शासक भी कहते हैं, रंगीला। और लंपट मूर्ख किसे कहते हैं? जहादार। अगर मैं जहादार की बात करूं तो उसको लंपट मूर्ख कहते हैं, लंपट मूर्ख। दोस्तों ये सब बातें याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन करते हैं, इनमें से किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे अधिक है? द्रव्यमान यानी कि मास या भार। तो भार से ही क्लियर हो रहा है कि सबसे भारी ग्रह कौन सा होगा? बुध, पृथ्वी, बृहस्पति या शनि? तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों बृहस्पति, जो कि हमारे हमारे क्या कहते हैं कि प्लैनेट्स में से सबसे बड़ा प्लैनेट क्या है? बृहस्पति है। दोस्तों अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा अगर मून या सैटेलाइट किसकी है, तो किसकी होंगी? वो शनि की। कितनी? 82। बृहस्पति कितनी है? 79। अभी रिसेंटली पिछले साल 20 सैटेलाइट खोजी गई थी, जिसके कारण क्या है, बृहस्पति में जो मून या सैटेलाइट सबसे ज्यादा हो गए हैं। अगर मैं दोस्तों डेंसिटी की बात करूं, घनत्व की बात करूं, तो सबसे ज्यादा जो घनत्व किस ग्रह का है? सबसे ज्यादा जो घनत्व है बुध का है। सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी है? बुध की है। और सबसे कम डेंसिटी किसकी है? शनि ग्रह की है, शनि। दोस्तों पृथ्वी को हम नीला ग्रह भी कहते हैं, नीला ग्रह। और जो वीनस है, ये पृथ्वी का ट्विंस है। वीनस क्या है? पृथ्वी का ट्विंस है ये। अगला क्वेश्चन करते हैं, पृथ्वी से चंद्रमा का कितने प्रतिशत भाग देख सकते हैं? पृथ्वी से चंद्रमा कितने प्रतिशत भाग देख सकते हैं? काफी आसान क्वेश्चन दोस्तों ये। कितना आंसर रहेगा? 57%। यानी कि हम 57% जो है धरती से चंद्रमा का क्या है, भाग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, जो विंध्याचल, सतपुड़ा और नीलगिरी पर्वत हैं, ये किस पर्वत की उदाहरण है? किस पर्वत श्रेणी की उदाहरण है? वलित पर्वत, ब्लॉक पर्वत, अवशिष्ट पर्वत या संचित पर्वत? फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, रेसिडुअल माउंटेन या एक्यूमुलेटेड माउंटेन? तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, रेसिडुअल माउंटेन। रेसिडुअल मतलब कि जो कुछ पहाड़ होते हैं जिनकी मिट्टी या हवा से कुछ एक अलग से पर्वत बनते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। तो विंध्याचल, सतपुड़ा और नीलगिरी ये किसके उदाहरण है? अवशिष्ट पर्वत की हैं। तो अगर अब दोस्तों मैं हिमालय पर्वत, हिमालय की बात करूं, रूकी की जो नॉर्थ अमेरिका की रूकी की बात करूं, एल्प्स की बात करूं, यूरोप की जो एल्प्स है, एंडीज पर्वत साउथ अमेरिका की, इन सब की बात करूं, तो ये किसकी उदाहरण है? ये वलित पर्वत की उदाहरण दोस्तों, वलित पर्वत। अगला क्वेश्चन, एशिया में विश्व का सबसे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? जनसंख्या घनत्व वाला, सिंगापुर, चीन, मालदीव या भारत? दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश, जनसंख्या घनत्व क्या होता है? एक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर अंदर जितने लोग रहते हैं उसको कहते हैं जनसंख्या घनत्व। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, सिंगापुर। यानी कि एक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर कितने लोग रहते हैं? 8,000 लोग क्या है, रहते हैं। अगर मैं सबसे कम की बात करूं तो सबसे कम कौन सा है दोस्तों? मालदीव। एक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर अंदर 2 लोग रहते हैं, 2 लोग रहते हैं। दोस्तों इंडिया का कितना है, डेंसिटी कितनी है? 382 पर स्क्वायर किलोमीटर, पर स्क्वायर किलोमीटर लोग रहते हैं, 382 लोग रहते हैं। अगला क्वेश्चन, सहारा मरुस्थल कितने देशों की सीमा को छूता है? ये तो हमें पता है कि सहारा मरुस्थल दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, बट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि सहारा मरुस्थल कितने देश की सीमाओं को टच करता है? 11, 9, 5 या 7? तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा
ए 11 देश की सीमाओं को ये छूता है। आप देख सकते हैं फिगर में सूडान, इजिप्ट, लीबिया, चाड, नाइजर, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, माली, मोरिटानिया, वेस्टर्न सहारा या मोरक्को। तो दोस्तों जो अफ्रीका है इसका सबसे बड़ा जो देश कौन सा है कॉन्टिनेंट का, अल्जीरिया सबसे बड़ा है। तो सारा मसूद 7 टोटल देशों की सीमाओं को छूता है। अगर दोस्तों मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं जो टकला मकान है, टकला मकान मरुस्थल किस देश में है? दोस्तों अगर आपको इसका आंसर आता है तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें, जिससे कि दोस्तों इससे क्या होता है कि टाइप करने से क्या होता है कि आपको क्वेश्चन रट जाता है, दोबारा फिर नहीं भूलता है। तो आंसर जितने भी पूछता हूँ दोस्तों उसके आंसर जरूर करा करें। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, बनास नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? बनास नदी किसकी सहायक नदी है? रामगंगा, शारदा, चंबल या कोसी? तो इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन सी, चंबल, जो कि मध्य प्रदेश निकलती है। बनास नदी किसकी सहायक नदी है दोस्तों? चंबल की। दोस्तों शारदा नदी को हम क्या कहते हैं? काली गंगा भी कहते हैं, काली काली गंगा भी कहते हैं। चौकिया, चौकिया हो गया, सरयू हो गया, इसकी सहायक नदियां हैं, सरयू। कोसी बिहार का शो किसे कहते हैं? कोसी कहते हैं। इंद्रावती क्या है इसकी मुख्य सहायक नदी है। रामगंगा दोस्तों किस स्टेट में बहती है? ये यूपी में। अगला क्वेश्चन कहते हैं, विश्व की पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ चलाई गई थी? विश्व की पहली मेट्रो ट्रेन, दोस्तों ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, आप भारत मत समझ लेना। तो विश्व की सबसे पहली ट्रेन कहाँ चलाई गई थी? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, लंदन में। कहाँ चलाई गई थी? लंदन में 1963 में, 1963 में। अगर मैं बात करूँ सबसे लंबी जो मेट्रो ट्रेन है या किस देश में चलाई जाती है दोस्तों? ये चीन में चलाई जाती है। कहाँ पे? संघाई में, संघाई में। कलकत्ता मतलब कि भारत में सबसे पहली मेट्रो ट्रेन कब चली थी दोस्तों? 1984 में। कब? 1984 में। कहाँ? कलकत्ता में। कहाँ पे? कलकत्ता में। अगर मैं बॉम्बे की बात करूँ तो कब चलाई गई थी? 2014 में। दिल्ली में कब चलाई गई दोस्तों? 2002 में। अगला क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया, फजल अली या राजेंद्र प्रसाद? दोस्तों इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, फजल अली। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के मतलब कि चेयरमैन कौन थे दोस्तों? फजल अली। दोस्तों 1953 में क्या होता है कि एक रामुल्लू थे, जो कि आंध्र प्रदेश के थे। इन्होंने मतलब कि भाषा के आधार पे एक राज्य बनाने का जिद पकड़ी थी। तो 58 दिन के व्रत के बाद क्या इनका मतलब कि क्या हो गया, देहांत हो गया दोस्तों। तो फिर उसके बाद क्या है, भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन बनाया गया? आंध्र प्रदेश बनाया गया दोस्तों। कौन सा बनाया गया? आंध्र प्रदेश बनाया गया। अगर मैं बात करूं कि राज्य पुनर्गठन समिति, जो राज्य पुनर्गठन समिति की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1956 में, 1956 में, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में सदस्यों को मनोनीत करता है? लोकसभा में 80, 331, 65 या 89? किस आर्टिकल के तहत? तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 331 के तहत दोस्तों जो है राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। 2 सदस्य यानी कि आंग्ल इंडियन को मनोनीत करता है। अगर अगर मैं बात करूं यहाँ पे किस आर्टिकल के तहत राज्यसभा में जो 12% को चुनता है, तो इसका आर्टिकल क्या है? आर्टिकल नंबर 80। अगर मैं दोस्तों बात करूं 65 की, तो 65 क्या है दोस्तों? तो 65 क्या है दोस्तों कि जब हमारे देश में कोई राष्ट्रपति का पद, जब पद खाली होता है तो उसकी जगह पे कौन काम करता है? उपराष्ट्रपति काम करता है। किस आर्टिकल के तहत? 65 के तहत वाइस प्रेसिडेंट काम करता है। वाइस प्रेसिडेंट जो होता है राज्यसभा का चेयरमैन होता है, क्या होता है? चेयरमैन होता है। ये किस आर्टिकल के तहत? 89 के तहत। अगला क्वेश्चन करते हैं, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? पब्लिक अकाउंट कमेटी जो होती है दोस्तों, इसकी अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या उपराष्ट्रपति? तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, कौन? लोकसभा के
अध्यक्ष, यानी कौन है नेक्स्ट टाइम? ओम बिड़ला। इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है दोस्तों? कोटा है। तो कितने मेंबर होते हैं दोस्तों? टोटल 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के इसके मतलब कि टोटल मेंबर होते हैं। इनका काम क्या है? पब्लिक अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंटिंग, जो सरकारी पैसा होता है उसकी क्या करनी? अकाउंटिंग करनी। अगला क्वेश्चन है जो हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कि इनमें से कौन सा संविधान संशोधन भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण के से जुड़ा हुआ है? इन दोस्तों तो 2015 में जो ये मतलब कि संविधान संशोधन हुआ था 2015 में, क्या है कि भारत और बांग्लादेश ने अपनी कुछ भूमि को क्या है हस्तांतरण किया था दोस्तों, ट्रांसफर किया था। इंडिया की टोटल 111 क्षेत्र बांग्लादेश में चले गए थे और बांग्लादेश के कुछ 50 या 51 क्षेत्र क्या है वो इंडिया में आ गए थे। तो इसका कौन से संवैधानिक तत्व हुआ दोस्तों? ये 100 के तहत। सो अगर 101 की बात करो तो ये क्या है? जीएसटी से जुड़ा हुआ है दोस्तों, जीएसटी से जुड़ा हुआ है। अगर 84th की बात करूं तो 84th में क्या है दोस्तों, कि जो लोकसभा और विधानसभा की जो सीटें होती हैं ये 2026 के लिए फिक्स रह गई हैं, इसमें कोई हम कमी या बढ़ोतरी नहीं कर सकते हैं। और 79th आर्टिकल की बात करें दोस्तों तो 79th आर्टिकल में भी क्या है कि 2020 तक के लिए क्या है, अब जो एससी और एसटी के लिए लोकसभा की जो सीटें होती हैं वो क्या है? फिक्स हैं। एससी और एसटी की जो सीटें हैं वो किस में आती हैं? 79 आर्टिकल में आती हैं। एससी कितनी सीटें दोस्तों? 84 है। और एसटी के लिए कितनी है लोकसभा में सीटें? 47 है। तो दोस्तों ये थे हमारे 21 क्वेश्चन। आपको कैसे लगे? अगर आपको अच्छे लगे दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर डालिए। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि इन सभी क्वेश्चन को इंटरप्रेट करने में दोस्तों, कलेक्ट करने में डिफरेंट सोर्सेज काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगता है। तो दोस्तों आप मेरी वीडियो को एक सब्सक्राइब जरूर करें और एक लाइक जरूर करें, जिससे कि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिले और अच्छी अच्छी वीडियो और आपके लिए दोस्तों लाता रहूं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं वीडियो के, तब तक के लिए थैंक यू।